नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं बंसल हॉस्पिटल शाहपुरा में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं एम्स भोपाल और सीएमसी वेल्लोर जैसे संस्थानों में काम कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में दर्द। किस दर्द को हम साधारण समझें, नॉर्मल समझें या किस दर्द को हम एबनॉर्मल समझें, इस बारे में कुछ हम जानकारी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में जब भी दर्द हो, ये जो माता है और जो उसके डॉक्टर हैं, दोनों के लिए एक सीरियस इशू होता है। ये बात करके, कुछ जांचें करके या मरीज़ को पर्सनली जान के हम ये डिसाइड करते हैं या हम ये बता पाते हैं कि ये दर्द साधारण है या इसको मेडिकली ट्रीट करने की या प्रेगनेंसी से संबंधित ऐसे गंभीर बीमारी होने की जिसमें चांसेस हों, ये हम पूरे डेलिब्रेशन के बाद ही बता सकते हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जिससे हो सकता है कि हम ये अंदाज़ा लगा पाएँ जो दर्द है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले आइए हम जो तिमाही के संदर्भ में हम समझें कि पहली तिमाही, दूसरी और तीसरी तिमाही में दर्द साधारण कब होते हैं। तो सबसे पहले होने वाले जो दर्द हैं वो प्रेगनेंसी में शुरुआत में जब शुरुआती प्रेगनेंसी होती है, उसमें उल्टी होती है, बार बार उल्टी होने की वजह से पेट में दर्द हो सकते हैं, या फिर ये देखा गया है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, यूटीआई होता है, उसकी वजह से दर्द होता है। और इसके अलावा कई बार जो अबॉर्शन से संबंधित दर्द हैं वो ब्लीडिंग के साथ होते हैं और फिर दर्द होता है और फिर ब्लीडिंग होती है। ये जो 2-3 परिस्थितियां हैं जिसमें दर्द हो सकते हैं, इनको डॉक्टर देख के समझ सकता है और इसका इलाज कर सकता है। अब आते हैं हम दूसरी तिमाही में। दूसरी तिमाही में हम देखते हैं कि बच्चेदानी अपनी साइज़ से बड़ी होती है और बच्चेदानी अपनी जो हड्डी का ढांचा होता है, माता की हड्डी का ढांचा, उससे वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है, पेट के अंदर आने लगती है। तो पेशाब की थैली और जो मलाशय की थैली, इनको अब कम जगह मिलती है, इसीलिए बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब जाना या मोशन करने के लिए जो मल का त्याग करने के लिए बार बार जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर जब जो बच्चेदानी जिन अंगों के द्वारा हमारी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, उसे हम राउंड लिगामेंट्स कहते हैं, उनमें भी खिंचाव आता है और ये भी हमें एक साधारण दर्द का एहसास, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी दर्द का एहसास करा सकते हैं। तो ये तो हो गया एबनॉर्मल, बट इसमें ये तो हो गए नॉर्मल। इसमें एबनॉर्मल की बात अगर हम करें तो मरोड़ लग के दर्द आना, बीच में दर्द का एकदम चले जाना और हर बार जो मरोड़ की इंटेंसिटी है वो बढ़ के आना, और जो जननांगों से पानी का स्राव या रक्त का स्राव, ये जो चीज़ें हैं ये फिर सीरियस प्रॉब्लम बन जाती हैं और जिसे हम साधारण कतई नहीं कह सकते। आखिरी तिमाही में हमेशा ये मन में डर रहता है कि कहीं हमारे लेबर पेन्स तो नहीं शुरू हो गए। तो लेबर पेन्स को और नॉन लेबर पेन्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिसको सारे मरीज़ों को और डॉक्टरों को समझना पड़ता है। तो साधारणतः ये देखा गया है जो नॉन लेबर पेन्स हैं वो कंटिन्यूअसली रहते हैं, देर तक रहते हैं, उनमें मरोड़ की संभावना कम होती है, उसमें एक भारीपन रहता है और जिनका बच्चेदानी के रास्ते से स्राव या रक्तस्राव या वाटर डिस्चार्ज से कोई संबंध नहीं होता और साधारणतः ये हल्के पेन किलर्स लेने से ये दर्द चले जाते हैं। लेबर पेन साधारणतः पेट के आगे से शुरू होते हैं और पीछे कमर की तरफ जाते हैं। इनमें ब्लीडिंग होती है, सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज हो सकता है या बहुत तेज़ पानी का बहाव भी हो सकता है, और ये जो दर्द धीरे धीरे कमर की तरफ बढ़ता हुआ ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। फिर बच्चेदानी में मरोड़ आती है, बच्चेदानी कस जाती है या टाइट हो जाती है, और जब लेबर काफ़ी आगे बढ़ जाता है तो ये एक भारीपन जो हड्डियों के रास्ते से नीचे की तरफ जैसे कोई मूवमेंट हो रहा हो, वैसी दर्द में परिवर्तित हो जाता है और साधारणतः ये दर्द तक महिला अस्पताल पहुंच जाती हैं और इसके आगे का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर करते हैं। तो हमारे लिए शुरुआती दर्द को समझना ज़रूरी है कि दर्द हम शुरू में
जो दर्द हो रहा है वो हम कैसे पहचानें कि ये नॉर्मल है और एबनॉर्मल है। और मेरा आपसे ये कहना है कि जहाँ भी आपको लगे कि दर्द आपको नॉर्मल साधारण आपकी सहनीय क्षमता से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशंस लेबर के दौरान होते हैं और जैसे ही आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे तो डॉक्टर के लिए उस कॉम्प्लिकेशन का पता लगना आसान रहता है और फिर उसका इलाज भी संभव हो पाता है, जिससे कि माता और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रह पाएँ। तो मेरा ये विश्वास है और मेरा ये आशा है कि इस डिस्कशन से आप कुछ समझ आपकी इस विषय में कुछ समझ बढ़ी हो। और इसके आगे भी अगर आप कुछ इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ इसमें जानकारियाँ आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इनका खुद जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।